नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन। द डिलाइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र की परीक्षा यानी कि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच आज हम हैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के साथ। नीरज जी, आपका द डिलाइट न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज त्रिपाठी एक अधिवक्ता रहे हैं और राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं। इसी के साथ ही ये उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो नीरज जी, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर हम एक लंबे समय से देखें तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुत दूर रही है। 2012 के विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने मात्र 28 सीटें हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो मात्र 7 सीटें। तो ये जो घटते क्रम का सिलसिला जारी है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, पार्टी की कमी रही है। उसको प्रियंका गांधी जी मानती भी हैं। नेतृत्व की कमी रही है, लेकिन अब हमारे पास नेतृत्व आ गया है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग 3-4 वर्षों से सड़क पर हैं। जन समस्याओं को लेकर, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर हर मुद्दे पर प्रियंका जी लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे वो दलित बेटी का मामला हो, उम्भा में इतनी बड़ी घटना हुई, उस परिवार के लोगों से मिलना हुआ, रात भर प्रियंका जी को पुलिस कस्टडी में रखा गया, हम सब लोग गिरफ्तारी दिए, लेकिन प्रियंका जी अड़ गई कि बिना परिवार से मिले मैं जाऊंगी नहीं। उन दसियों परिवारों से मिली और सबको 10-10 लाख रुपए अपने पास से उन्होंने भिजवाया। आप हाथरस की घटना को देख लीजिए, एक दलित बेटी के साथ जिस तरीके से बर्बरता से बलात्कार होता है, रात में उस बेटी को बिना उस परिजनों के जला दिया जाता है। प्रियंका गांधी जी जाती हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो बैठती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अड़ी हुई हैं कि बिना मिले परिवार से हम नहीं जाएंगे, और मिलकर परिवार से मिलती हैं, उनके साथ खड़ी रहती हैं। और आज देखिए, जिन मुद्दों पर प्रियंका गांधी जी लड़ी हैं, उन मुद्दों पर योगी सरकार झुकी है और आज उसमें कार्रवाई हो रही है। आप देखिए लखीमपुर खीरी की घटना, किसानों के ऊपर किस तरीके से एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाते हुए चले गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अगर हुई, वो जेल गए, तो उसमें प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आया सबसे पहले। फिर उसके बाद वो रास्ते में थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिन तक वो भूख हड़ताल पे बैठी, अस्थायी जेल में रखा गया, हम सब लोग गिरफ्तारी दिए। तो हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी आज जनता के बीच में है और हर वर्ग के बीच में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके साथ है, सिख हो, ईसाई हो, प्रियंका गांधी सबके लिए है। और कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद की बात की नहीं। तो मुझे लगता है कि उस समय हमारे पास विपक्ष में हम बहुत मजबूत नहीं थे, आज हम पूरी तरीके से बहुत मजबूत है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बदलाव होगा और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जी नीरज जी, अगर हम इस बार देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव नीतियों में एक परिवर्तन किया है। नीरज जी, अगर हम देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में या भारत के चुनाव में ही पुरुष की तुलना में महिला वर्ग को नकारा गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला लिया है। इस नए नीतियों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये महिलाओं का सशक्तिकरण केवल टिकट तक ही सीमित है कि आप आगे भी कोई प्लान ऑफ एक्शन के साथ आएंगे? इसके बारे में हमें बताएं। जब प्रियंका जी सड़क पर उतरी और दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हमारी बेटियों के साथ जब जहां भी उनको लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, प्रियंका दीदी गईं और वहां पे देखा कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उन समस्याओं को देखी, उनके निराकरण के लिए वो लड़ाई लड़ी। फिर उनके दिमाग में आया, क्यों महिला आगे नहीं बढ़ेगी? क्यों वो सिर्फ खाने बनाने के लिए घर में है? क्यों वो खाना रोटी बनाने के लिए है? क्यों नहीं निकल सकती महिला
राजनीति के क्षेत्र में? क्यों नहीं महिला? जब महिला आज मंगलयान तक पहुंच जा रही है, महिला आज हर जगह आगे है, तो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को क्यों पीछे रखा जा रहा है? वो अपने हक की लड़ाई सदन में आवाज उठाकर क्यों नहीं कर सकती? वो उनके दिमाग में आया और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हम तो इसके लिए प्रियंका दीदी को धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में 40% ही नहीं 50% होनी चाहिए। नीरज जी, हम पिछले कुछ दिनों में प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा की जनता से मिले। जनता से मिलकर हमें ये पता लगा कि आप यहाँ पे एक लोकप्रिय नेता हैं और यही एक कारण है कि 2019 के उपचुनाव में आपको लगभग 20,000 मत मिले। लोगों का कहना है कि नीरज जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनकी छवि देखी गई है। तो आप विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आपने प्रतापगढ़ की किन समस्याओं को उठाया है और उन प्रमुख समस्याओं को सामने लाने में आपकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जनता का प्यार तो अपने बेटे के ऊपर हमेशा बना रहता है। मैं छात्र राजनीति से शुरुआत किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और लोगों की समस्याओं को जब मैं देखता था तो मन में एक पीड़ा होती थी और उनकी समस्याओं का जब समाधान हो जाता था तो दिल को और मन को सुकून मिलता था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर क्षेत्र की समस्याएं, फिर कभी चुनाव लड़ने का मन तो मेरे मन में आया ही नहीं कि मुझे कभी विधानसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और मुझे इस तरीके से जनता का प्यार भी मिलेगा। मैं जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर ही जाना जाता हूँ, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो। मैं 20 सड़कों को बनवाने का काम मैंने संघर्ष करके किया है, चाहे वो PWD के एक्सीएन से करवाना हो, चाहे नेशनल हाईवे के एक्सीएन से कराना हो, चाहे DM साहब से कराना हो, किसी से कराना हो। बिना मेरा विवाद से हमेशा नाता रहा है और विवाद सिर्फ जनता के हित के लिए। अधिकारियों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं किया और कोई भी काम रहता था जनता के हित के लिए तो मैं जाता था, घेराव करता था, धरना करता था, प्रदर्शन करता था, जाम करता था, चक्का जाम करता था, आमरण अनशन पर बैठा और उनकी समस्याओं को समाधान मैंने कराया। आप चिलबिला फ्लाईओवर का नाम सुने होंगे। लगभग 12 वर्षों तक केंद्र ने अपना काम कर दिया था, राज्य सरकार उसको रोके हुए थी, अप्रोच रोड नहीं बन रही थी। उसके लिए मैं 1 महीने तक लगातार आंदोलन चलाया। फिर मैं 5 दिन 5 रात बिना खाए आमरण अनशन पर बैठा, वहीं टेंट लगाकर चिलबिला फ्लाईओवर के बगल। और उसका परिणाम ये रहा कि DM साहब बहुत सक्रिय थे और जितने भी दोषी लोग थे, JEI, एक्सीएन और ठेकेदार, सबके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि आखिर 12 वर्ष से चिलबिला फ्लाईओवर का काम क्यों नहीं हो रहा है। और वो बन के तैयार है। 20 सड़कों को मैंने बनवाने का काम किया। जहां मुझे लगे कि ये ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, उसको रुकवाने का काम किया। कई बार मुझे धमकी भी मिली कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जो पैसा जिस लिए आया है वो पैसा उस काम में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर बड़ी विडंबना है कि अधिकारी को महीने में भी पैसा मिलता है और उनका कमीशन भी फिक्स है। अगर एक रोड बननी है तो उसमें 35-40% तो नेता और ये एक्सीएन और JEI ये सब ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं अगर राजनीति में आता हूं, आप सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिला तो इन समस्याओं को खत्म करने का काम करूंगा। और ना तो मैं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं। हम तो 20 साल से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। कोई मुझे 1 रुपए की चाय भी नहीं पिलाया होगा, लेकिन मैं लोगों की समस्या के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं और लड़ूंगा। और यहां की सबसे बड़ी समस्या आप जानते हैं, सीवर लाइन। प्रतापगढ़ शहर, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा शहर भर जाता है। यहां पर 5 बार के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, सम्मानित भाजपा के ही। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि समस्या को उसके समाधान के लिए उनको पब्लिक ने चुना है, वो समस्या का समाधान ही नहीं कर पाए। अरबों रुपए सीवर लाइन के लिए आए हुए थे। सीवर लाइन आज पूरा भटा हुआ है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा शहर भर जाता है, पब्लिक परेशान है। इसकी जांच के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। मैं कई पत्र लिखा, आने वाले समय में ईश्वर की कृपा होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बाईपास की, जैसा कि अभी आपसे बातचीत चर्चा हो रही थी तो आपने कहा नितिन गडकरी आए थे,
नितिन गडकरी जी आए थे और शिलान्यास उन्होंने कर दिया। तो इसका शिलान्यास पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। हरिवंश सिंह जी जब यहाँ पर सांसद हुआ करते थे तो वो बाईपास को पृथ्वीगंज की तरफ से लाना चाहते थे। जब से संगम लाल गुप्ता जी सांसद हुए हैं वो बाईपास को सिटी की तरफ से लाना चाहते हैं। तो इसमें दिक्कत और परेशानी सिर्फ यहीं आ रही कि जिसकी ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा है वो उधर से बाईपास को ले जाना चाह रहा है। जनता के हित की कोई सुनी नहीं, कोई नेता जनता के लिए काम ही नहीं कर रहा है सदर विधानसभा क्षेत्र में। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए काम कर रहे हैं। और अन्यथा बाईपास बन गया होता, सिटी की तरफ से बन गया होता भाई, लेकिन उधर हरबंस सिंह की ज़्यादा ज़मीन थी और इधर संगम लाल गुप्ता जी ज़मीन बहुत ज़्यादा खरीद ली है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और कई समस्याएं हैं, ये तो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि कई रेलवे लाइन है जहां पर अंडरपास की अगर अंडरपास बन जाए तो 2-3 घंटे जो जाम लगते हैं उससे पब्लिक को राहत मिलेगी। चाहे एक भगवा चुंगी से नई माल गोदाम रोड होते हुए का बाईपास है, अरे अंडरपास है, या चाहे चौक घंटा घर से दिलीपपुर की तरफ आप जाइए तो बहुत जाम लगता है। आदमी 3-3 4-4 घंटे खड़े रहता है, परेशान रहते हैं, उनका डीजल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, इतना फुकता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी अंडरपास की ज़रूरत है। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो मंगापुर में भी अंडरपास की ज़रूरत है। फिर आगे इधर बढ़ जाएंगे तो नरहरपुर में, जिसकी लड़ाई में लगातार लड़ रहा हूँ, 6 बार जिलाधिकारी का घेराव भी कर चुका हूँ, वो बनने की कगार पर भी है, बन भी जाएगा। वहीं बगल में सूर्यगढ़ जगन्नाथ में भी अंडरपास की ज़रूरत है। अगर ये 5-6 अंडरपास बन जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्याएं प्रतापगढ़ जनपद की हैं। इसके लिए नीरज त्रिपाठी को काम करना है। अगर प्रतापगढ़ की जनता अपने बेटे को, अपने भाई को चुनती है तो मैं काम करने का काम करूंगा और विकास आपको दिखेगा और आपको अपने घर पर बैठे बैठे गर्व होगा कि हाँ, मैंने नीरज त्रिपाठी को विधायक चुना है। नीरज जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण एक बड़ा फैक्टर रहा है। अक्सर राजनीतिक पार्टियां किसी ना किसी जातियों को टारगेट करती रही हैं। तो इस हिसाब से प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट में क्या आपको ऐसा कोई जातिगत समीकरण दिखता है? इसके प्रति आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जातिगत समीकरण तो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सभी जगह बहुत ज़्यादा है, हावी है। लेकिन जातिगत समीकरण सिर्फ वही काम करता है जहां पे कैंडिडेट अच्छा नहीं होता है। संघर्षशील कैंडिडेट अगर रहेगा तो व्यक्ति देखता है कि कौन काम करेगा। अगर कैंडिडेट संघर्षशील नहीं है, आंदोलनरत नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है, तो पब्लिक भी सोचता है कि यार अपनी जात के नेता को चुनो। और जब पब्लिक को ये लगता है कि नहीं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर, लहर से ऊपर उठकर अगर कोई काम कर सकता है तो वो संघर्षशील व्यक्ति कर सकता है, जो लगातार 15-20 वर्षों से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूँ। मैं कोई नया नहीं आया हूँ राजनीति में। यहाँ तो लोग नए लोग आ रहे हैं राजनीति में और आजकल तो चढ़ावा बहुत चढ़ रहा है। अभी तक बहन जी के यहाँ बहुत चढ़ावा चलता था, अभी एक बहन जी और दूसरी आ गई है, उनके यहाँ चढ़ावा चल रहा है। तो लगातार ये लोग पैसा जब दे के आएंगे तो पहले अपनी झोली भरेंगे या जनता के बीच जाकर काम करेंगे जनता का। तो मुझे लगता है कि जातिवाद फैक्टर वही काम करेगा जहां पे संघर्षशील व्यक्ति नहीं आ जाता। मैं तो यहाँ काम कर रहा हूं, मुझे तो, मेरे साथ तो हर वर्ग के लोग हमारे साथ पदयात्रा कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन 20 किलोमीटर पदयात्रा करता हूं, मेरे साथ हर वर्ग का व्यक्ति पैदल चल रहा है। जो मेरे साथ 20 किलोमीटर पैदल चलेगा वो मुझे वोट कैसे नहीं देगा? मैं कैसे मान लूँ जातिवाद में ये चले जाएंगे? मैं तो नहीं मान सकता। और मैं कभी जातिवादी था नहीं। मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ा हूँ और हमेशा न्याय के लिए ही लड़ाई लड़ूंगा। अन्याय मेरे मन में कभी ना आया है और न कभी आएगा। नीरज जी, जनता के बीच से एक बहुत ही अहम सवाल है। प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, खास करके सदर विधानसभा की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं हैं। अगर हम रोज़गार की बात करें तो कुछ लघु उद्योगों को अगर हम छोड़ दें
तो हमारे यहाँ बड़े उद्योग नहीं हैं और ना ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रोजगार की समस्या युवा झेल रहा है। अगर आप सत्ता में चुने जाते हैं तो क्या रोजगार और शिक्षा को लेकर आपके प्लान ऑफ एक्शन में ये बातें हैं? इसके बारे में जनता को बताएं। देखिए, मैं बचपन से ही मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता था और मैं पढ़ा भी। बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, पीएचडी किया। और जब मैं शोध कार्य कर रहा था तो मुझे एक अजब सी वो लगती थी कि यार शोध कार्य बहुत कठिन काम है। जब मुझे लगा कि यार शोध कार्य कैसे होता है, कैसे डॉक्टरेट एक बहुत बड़ी डिग्री है। लेकिन जब मैं शुरू किया तो 4 साल 5 साल मेहनत किया, शोध कार्य मेरा पूर्ण हुआ और मुझे लगा कि राजनीति के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आज पढ़ाई का माहौल हर जगह ख़राब हो गया है, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन हाँ, मैं आपसे ज़रूर बताऊंगा कि प्रतापगढ़ जनपद में ही रामपुर खास विधानसभा आती है। वहाँ पर लालगंज तहसील है और वहाँ पर 3-4 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्रतिवर्ष सैनिक स्कूल के सैकड़ों बच्चे प्रवेश परीक्षा देते हैं और उनका सैनिक स्कूल में प्रवेश होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि पूरे भारत में 4 या 5 हैं, उत्तर प्रदेश में केवल 3 सीट मिलती है। और ये ताज्जुब होगा आपको कि तीनों सीटें लालगंज से निकलती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो पढ़ाई का माहौल अगर देखना है तो आप लालगंज जरूर जाइए। वहाँ माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी 9 बार के विधायक रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित रहा। मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। उन्हीं को देखकर, उन्हीं की उंगली पकड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं। और विकास तो इतना उन्होंने किया है कि आप गिन नहीं सकते। गिनवाने लगूंगा तो 2-3-4 दिन लग जाएंगे। 17 पक्का पुल, अब तो 2 पक्का पुल और हो गया है। 19 पक्के पुल पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा में नहीं है, पूरे प्रतापगढ़ जिले में नहीं है। 19 पक्के पुल केवल रामपुर खास विधानसभा में है। 22 हाईवेज, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए हाईवे बनी हुई है रामपुर खास में। पहले प्रतापगढ़ में ट्रांसफार्मर फूक जाते थे। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि एक हफ्ते लाइट नहीं आती थी, 15 दिन लाइट नहीं आती थी। कभी झूसी जाना पड़ता था ट्रांसफार्मर लेने के लिए और कभी कानपुर जाना पड़ता था। आज ट्रांसफार्मर का पूरा यहाँ पर बनाने से लेकर और रिपेयर से लेकर सारी चीज़ यहाँ पर खुल गया है लालगंज में। आज हमको झूसी नहीं जाना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर यहाँ फूक रहा है, तुरंत आप जाइए रिप्लेस करके ले आइए। तो मुझे लगता है कि काम करने का मन में एक विश्वास होना चाहिए और काम करने की एक क्षमता होनी चाहिए। तो माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, हमारी बड़ी बहन विधायक आराधना मिश्रा मोना जी ने जो काम रामपुर खास में कर दिए हैं वो हर विधानसभाओं में होने चाहिए उत्तर प्रदेश के। बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे लगता है कि जब मैं जाता हूँ रामपुर खास में तो अजीब सा एक माहौल क्रिएट होता है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है। पूरे जनपद की बात करिए तो लॉ एंड ऑर्डर 0 है। वहाँ पे कभी मुझे सुनने को कभी कभार आ गया कि किसी को व्यक्तिगत दुश्मनी में किसी को गोली मार दिया गया, कभी लूट की घटना कभी कभार हो जाए। नीरज जी, अभी आपने जिक्र किया रामपुर खास से प्रमोद तिवारी जी का। अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें से प्रमोद तिवारी जी भी थे और आराधना मिश्रा का भी नाम था। लेकिन उसी में नाम था आरपीएन सिंह का, और वो अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ये दल बदल का जो फैक्टर है कि चुनाव के नज़दीक आते ही लोग पार्टियां बदल देते हैं, इस पे क्या नज़रिया है? और आरपीएन सिंह का एक लंबे समय के बाद कांग्रेस को छोड़ना, इस पे आप क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि मुझे किसी के बारे में कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मौका परस्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हम विपक्ष में हैं तो हमें डटकर कांग्रेस के साथ खड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जिसको जाना हो अभी समय है, वो जा सकता है, लेकिन डर की राजनीति करने वाले को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है।
मैं तो लगातार गांव में जा रहा हूं। 70% किसान हमारे भाई हैं हमारे। सबसे पहला प्रश्न उनका यही रहता है कि हमारे खेतों को सांड चढ़ जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या। अभी हमारी रिसर्च टीम लल्लन टॉप का इंटरव्यू देख रही थी, तो वहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा गया था कि किसान बड़ा बदहाल स्थिति है किसान की, और खेतों में ये जानवरों का आना किसानों की फसल बर्बाद कर रहा है। तो योगी जी ने कहा कि अगर रात भर खेतों को रखाना पड़ रहा है, तो अगर खेतों की आप रात भर जग के सेवा करेंगे तो फसल तो अच्छी होगी ही। तो ये बयान योगी जी का मतलब किस तरफ, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके हिसाब से है? देखिए, योगी जी को मत चलाना चाहिए। वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं, और उनको अब की जनता जवाब देगी। और जिस दिन बटन दबेगा उसी दिन इनको मठ में भेज दिया जाएगा। ये बचकाना हरकतें हैं। मुझे लगता है कि आप बताइए, किसान परेशान है। मैं अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक महुहार पड़ता है, मैं रात में निमंत्रण में गया था, मुझे लेट हो गया, 10:30 बजे मैं लौट रहा था। तो एक पंडित जी हैं, लाठी लिए, चंदन लगाए और वो फेटा बांधे, मिल गए मुझे। तो मैंने कहा, पंडित जी काहे खड़े हैं आप यहाँ पे? कहन भैया देखा, हमको दिखाए दूर से ही, कहन वो देखिए ताड़ में लगे हुए हैं, मैं जैसे ही हटूंगा ये लोग तुरंत मेरे खेत में घुस जाएंगे। और 50 सांड वहाँ पर खड़े थे। और मैंने कहा, कैसे मैनेज कर लेते हैं 24 घंटे? भाई आप जाते होंगे खाना खाने, तो जाते होंगे। तो कहन मेरे 2 पुत्र हैं, एक छोटका हुआ एक बड़का हुआ, तो 8 घंटे मैं ड्यूटी करता हूं, 8 घंटे छोटका हुआ करता है और 8 घंटे बड़का हुआ करता है। तो ये स्थिति है। तो योगी जी को तो ये समझ में नहीं आएगा। भाई परिवार वाले हों तो समझ में आए, और जब परिवार ही नहीं है तो वो क्या समझेंगे दुख दर्द तकलीफ। तो जनता आज भैया त्राहिमाम कर रही है, और योगी जी से छुटकारा चाहती है, उनको वापस मठ में भेजना चाहती है। मुझे लगता है कि ये सही समय चल रहा है, और इस बार जनता जागरूक है और समझ रही है जनता कि किस सरकार में मेरा हित था। और कांग्रेस सरकार की तरफ आप समझिए कि हर वर्ग के लोग भरोसा जता रहे हैं। मैं तो लगातार क्षेत्र में 20 किलोमीटर डेली पदयात्रा कर रहा हूं, वो सब लोग पूरा भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं। नीरज जी, हम प्रतापगढ़ की नगरी में हैं, और प्रतापगढ़ में होकर अगर आंवले का जिक्र ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, आंवला नगरी इसीलिए इसे कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अगर हम कुछ लघु उद्योगों को छोड़ दें, तो आंवले को लेकर कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत, तो आपसे बहुत ही साधारण सा सवाल है ये कि आंवले को लेकर आपका दृष्टिकोण कैसा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया, और मुझे लगता है कि मैं कई बार लाइव भी आ चुका हूँ, वीडियो भी मेरा शेयर हो चुका है। आंवले के लिए मैं संजीदा हूँ, और मुझे लगता है कि आंवला प्रतापगढ़ का ही नहीं, पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का अमृत फल है। आज आंवले की इतनी दुर्दशा है, आंवला किसानों की इतनी दुर्दशा है कि मैं आपसे बयां नहीं कर सकता हूँ। आप जब आंवला किसानों से मिलेंगे तो उनका दर्द आपको समझ में आएगा। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। एक भी उद्योग धंधा प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि गिना रहे हैं कि मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने ये बनवा दिया, मैंने वो बनवा दिया। मुझे लगता है कि रोजगार देने की बात आप कभी क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी आप तो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, तो आज तो मुझे लगता है कि 7.5 साल हो गए आपको आए। रोजगार देने की तो दूर की बात है, आप रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। वो सारे नियम कानून प्राइवेट हाथों में चले गए हैं, तो आप क्यों बेच रहे हैं भैया? मुझे लगता है कि जनता जागरूक है और जनता को रोजगार चाहिए। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र चूंकि मुख्यालय की विधानसभा है, जनता का जनादेश आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं प्रतापगढ़ में सबसे पहला काम मेरा जो होगा वो रोजगार लाने का, और रोजगार आंवले के लिए बड़ा एक उद्योग धंधा लगाने का प्रयास किया जाएगा। और सरकारी उससे हमारे कई परिवार के लोग, महिलाएं उसमें काम करेंगी, जिससे कि एक तो रोजगार उत्पन्न होगा और सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनेंगे।
और प्रतापगढ़ का नाम पूरे विश्व स्तर पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आंवले के लिए मुझे बहुत काम करना है। अगर जनता का जनादेश प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पर मुझे रोजगार के लिए, आंवले के लिए, आप सबके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करना है। अभी आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, आप पेशे से एक अधिवक्ता भी रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात अगर की जाए तो प्रतापगढ़ का क्राइम रेट बाकी जिलों की तुलना में ज़्यादा रहा है। हमने पिछले सालों में ये कई सारी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि कहीं यहाँ लूट हो गई, कहीं गोली चल गई। कानून व्यवस्था को लेकर प्रतापगढ़ की छवि हमारे प्रदेश में भी अच्छी नहीं है। इस कानून व्यवस्था के प्रति आपका नज़रिया क्या है, और आप प्रतापगढ़ में अच्छी कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से, आप इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अभी 1 महीने के अंदर 3 बड़ी लूट हुई। हत्याएं हमेशा होती रहती हैं। हमारे अधिवक्ता भाइयों की कई हत्याएं हो चुकी हैं, आज तक खुलासा नहीं हुआ। हम लोग कई बार लड़ाई लड़े। तो मुझे तो नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मामले में सही है। आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आप यहाँ जाति विशेष देखकर लोगों को गोली मारी जा रही है। जाति विशेष देखकर आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उनको जेल भेज रहे हैं। आप क्यों जाति देख रहे हैं भाई? जो अपराधी है वो अपराधी है। तो ये बहुत ही दुखद है। ये सरकारों को नहीं करना चाहिए। सरकारों को न्याय करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो प्रतापगढ़ जनपद में तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ कुछ बताने को जरूरत नहीं। आप पेपर पढ़ेंगे तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाली सरकार हमारी रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर पे मैं उस पर विशेष प्रियंका जी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, अजय लल्लू जी, आराधना मिश्रा मोना जी काम करेंगे। नीरज जी, ये हमारे इंटरव्यू का समापन हो रहा है। अगर प्रतापगढ़ की जनता से आपकी कोई अपील है तो आप कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सभी प्रतापगढ़ जनपद के, प्रतापगढ़ 248 सदर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि मतदाता भाग्य विधाता होता है। आप सबको प्रणाम करके कि इस बार अपने बेटे को, संघर्ष को वोट दे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि एक बार आप जितने कैंडिडेट आए उनमें आकलन जरूर करिएगा कि कौन कैंडिडेट सदर विधानसभा क्षेत्र को चमकाने का काम कर सकता है और कौन व्यक्ति पैसा देके आया है तो वो पैसा कमाने का काम कर सकता है। साथियों, तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी। इस बातचीत को लेकर अगर आपकी कोई राय है या और सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप विश्व स्तर के बड़े चैनल बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, नौजवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।